हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्मिता शिक्षा सिंधु में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 21 दिसंबर के प्रश्न को। दोस्तों, 2021 में जो आप सबका एग्ज़ाम हुआ था, सीटीईटी का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, उसके सभी दिनों के प्रश्न यानी 23 दिनों के प्रश्न हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में हम 20 तारीख के क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। इससे पहले की वीडियो में 16 दिसंबर के प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज सॉल्व करेंगे 2021 दिसंबर जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 21 दिसंबर के प्रश्न को, 21 दिसंबर के सीटीपी के प्रश्न को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप सीटीईटी 2022 की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा सिंधु के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अस्मिता आप सब के लिए सीटेट 2021 दिसंबर जनवरी में जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके सभी दिनों के क्वेश्चंस को सही सही आंसर के साथ लेके आ रही हूँ। और ये आपको सिर्फ एक साथ सभी दिनों के क्वेश्चंस आंसर सिर्फ और सिर्फ शिक्षा सिंधु में ही देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, सीटेट 2022 की बेहतरीन तैयारी के लिए शिक्षा सिंधु के साथ जुड़े रहें। अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो अपने दोस्तों को भी जोड़ें ताकि वो भी आपके साथ जुड़कर अच्छी तैयारी कर सके सीटेट 2022 की। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे 2021 के 21 तारीख को 21 दिसंबर के प्रश्न को। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसे हिंदी में कहते हैं बाल विकास का शिक्षण शास्त्र, उसके 30 प्रश्न सॉल्व करेंगे। हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहता है, यानी 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले 2022 के एग्ज़ाम के लिए। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कल का वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि सबसे पहला प्रश्न विकास से ही पूछा गया था। आज भी सबसे पहला प्रश्न यानी 21 तारीख को भी सबसे पहला प्रश्न विकास से ही आया है कि विकास क्या है। तो विकास एक आयामी है, कल भी मैं आपको बताई थी। विकास बहुआयामी होता है, एक दिशीय है, ये बहुदिशीय यानी मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है, बहुदिशीय होता है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। दोस्तों, ये सही है, विकास में हमेशा कुछ न कुछ बदलाव किया जा सकता है। आनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित है, ये बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि विकास आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, लेकिन इसके द्वारा पूर्ण रूप से निर्धारित है ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। यानी सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 कि विकास क्या है, विकास क्या होता है। तो विकास में बदलाव किया जा सकता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है कि इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होता है, यानी जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, उसके द्वारा पूर्ण रूप से क्या निर्धारित कर सकते हैं। मित्रों का चयन, क्या आप मित्रों का चयन अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं? नहीं, ये आप खुद पे आप पे रहता है कि आप कैसे करते हैं। आँखों का रंग, ये सही है दोस्तों, हमें आँखों का रंग अपने पूर्वजों से मिलता है, ये आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित की जाती है। शैक्षणिक सफलता या फिर शिक्षा में रुचि, ये सब बाहरी कारणों के द्वारा होता है, हमारे पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं, ना कि पूर्ण रूप से आनुवांशिकी के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तीसरा प्रश्न है कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करते हैं। अगर आप कल का प्रश्न देखे होंगे तो आपको याद होगा, आपसे पूछा गया था कि परिवार में रह के सीखने को क्या कहते हैं। और आज उससे अगला स्टेप आपसे पूछा गया है कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करते हैं। क्या इसे परिपक्वता कहते हैं, निष्क्रिय समाजीकरण कहते हैं, प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, या फिर द्वितीय समाजीकरण कहते हैं। जब बच्चा स्कूल जैसी संस्था में प्रवेश करता है तो उसे द्वितीय समाजीकरण कहते हैं, और परिवार में जो शुरुआत होती है समाजीकरण की, उस समाजीकरण को कहते हैं प्राथमिक समाजीकरण। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरा स्तर
जिसका नाम है पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। कोहलबर्ग ने 3 नैतिकता के स्तर दिए हैं, उसमें दूसरा स्तर है पारंपरिक नैतिकता, उसमें तीसरी अवस्था कौन सी होती है। आज्ञा पालन और दंड अभिविन्यास, ये पहले स्तर में आता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, ये दूसरे स्तर में आता है। कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, ये भी दूसरे स्तर में आता है। सामाजिक समझौता और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास, ये तीसरे स्तर में आता है, यानी ये भी नहीं होगा। तो इस दोनों में से अब कौन सा होगा, कौन सी अवस्था पूछी गई यहाँ पे, तीसरी अवस्था। तो दूसरे स्तर में 2 अवस्था है, ये दोनों अवस्था जिसमें से तीसरी अवस्था ये है। तीसरी अवस्था है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। ये अवस्था 10 से 13 वर्ष के बीच में शुरू होती है, इस अवस्था की शुरुआत होती है। इसी अवस्था में बच्चों के अंदर सबसे पहले नैतिकता की भावना आनी शुरू होती है। कल के क्वेश्चन में भी यही प्रश्न पूछा था, बस पूछने का तरीका आज थोड़ा बदल दिया गया है। आप सभी दिनों के प्रश्न देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सीटेट के द्वारा और कैसे उसका आंसर देना है। तो इसका सही आंसर होगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास। और चौथी अवस्था है कानून और आदेश पालन अभिविन्यास। तो आपसे पूछ रहा है तीसरी अवस्था, तो इसका सही आंसर होगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। आप कोहलबर्ग का सिद्धांत अगर नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। 5 इम्पोर्टेंट थ्योरी में कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर, ये सब का थ्योरी करवाया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने में असमर्थता के कारण क्या किया जा रहा है, एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है। यानी पहले जो स्कीमा बनाई हुई थी उसके द्वारा परिवेश को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें असमर्थ हो रहे हैं परिवेश को समझने में, तो एक नई स्कीमा की रचना की जा रही है। तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एकोमोडेशन, जिसे कहते हैं समायोजन। अगर वर्तमान स्कीमा में सिर्फ नई बातों को शामिल किया जा रहा होता तो वो होता अनुकूलन, लेकिन यहाँ क्या किया जा रहा है, नई स्कीमा का रचना किया जा रहा है, यानी बदलाव किया जा रहा है स्कीमा में, तो वो कहलाएगा समायोजन। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूपी सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। यानी पियाजे के अनुसार कौन सा कंसेप्ट और फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइज करता है, संगठित और प्रतिपादित करता है किस चीज़ को, संप्रत्यय या कार्य रूपी सूचना को। पहला ऑप्शन है व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, या फिर स्कीमा, अग्रिम संगठन, संवेदी मुद्रक। तो दोस्तों ना ही पियाजे ने संवेदी मुद्रक की बात की है, ना ही अग्रिम संगठन की, ना ही व्याख्यात्मक परिदर्शक की। स्कीमा ने किस चीज़ के बारे में बात की है, पियाजे ने किस चीज़ के बारे में बात की है, स्कीमा के बारे में। यानी यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा, स्कीमा। पियाजे का सिद्धांत आप पढ़िएगा, फिर ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेंगे आपको। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 है कि रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इनका समर्थन करता है। यानी समूह में पढ़ना, सहपाठियों के द्वारा अधिगम को बढ़ावा देना, यानी मिलजुल कर यहाँ पे पढ़ाई हो रही है सीखने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए। तो इस चीज़ के बारे में किसने बात की है, इसके बारे में ना ही सिगमंड ने बात की है, ना ही कोहलबर्ग ने बात की है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में बात की है, BF स्किनर ने भी इसके बारे में बात नहीं की है। समाज में रहकर सामाजिक गतिविधियों द्वारा सहपाठियों द्वारा सीखने की बात कही गई है किसके द्वारा, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत द्वारा। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उदाहरण नहीं है। पाढ़ यानी पाढ़ को कहते हैं इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग, जिसे कहीं ढांचा भी कह सकते हैं। ये एक प्रकार से सहायता होती है जो कि बच्चों को दी जाती है। ऐसी सहायता जैसे अगर कुछ बच्चे को लिखने के लिए दिया गया है या कुछ बच्चे को अगर सॉल्व करने के लिए दिया जा रहा है
अगर क्वेश्चन कहीं पे देखते होंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन, यानी कुछ लिखा रहे पहले, फिर खाली स्थान हो, फिर कुछ लिखा रहे, बीच में भरना रहे, यानी ये पाठ जैसा काम दिया जा रहा है, बच्चे की सहायता की जा रही है उसके बारे में कुछ लिखकर। या फिर बहुत छोटे बच्चों को आप देखते होंगे बुक आता है कि ऐसे से लिखा रहता है डॉट डॉट, उस पर बच्चों को ऐसे मिला मिला के ABCD ऐसे लिखना रहता है। तो ये जो इस प्रकार से बच्चों को दिया जाता है, ये बच्चों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि वो अच्छे से लिख पाए, तो इस सहायता को कहा जाता है पाठ। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है। अनुकरण करने के लिए कौशल का प्रदर्शन करना, ये पाठ का उदाहरण है। इशारे और संकेत देना भी पाठ का उदाहरण है। सहपाठियों संग साझा शिक्षण यानी पीयर ट्यूटरिंग जिसे कहते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर सीखना कुछ, यह भी पाठ है क्योंकि इसमें बच्चे एक दूसरे से मदद लेते हैं। लेकिन रटना पाठ का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सबसे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है कि बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन करना, या फिर सामूहिक सहयोगिता, वेधन या दोहराव, या फिर प्रयोगात्मकता, यानी इनमें से कौन सा सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं पे आंसर दीजिए दोस्तों। तो बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन भी सही है, हमेशा इनकरेज करना चाहिए इसे, तो ये सही है, यानी ये इसका आंसर नहीं होगा। ग्रुप सहयोगिता, ग्रुप कोलैबोरेशन भी सही चीज़ है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और एक्सपेरिमेंटेशन भी सही चीज़ है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर वेधन व दोहराव यानी ड्रिल और रिकॉल सही नहीं है। क्योंकि मैं बार बार आपको बताती हूँ, अगर बार बार बच्चे को ड्रिल और रिकॉल कराया जाए तो बच्चे के द्वारा जो गलती की जा रही है वो बार बार उसी चीज़ को दोहराता रहेगा, इसमें कोई बच्चे में कुछ सुधार नहीं आएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया है। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बुद्धि के बहुत सारे प्रकार के बारे में किसने बताया। तो आप सबको हमेशा याद रहना चाहिए कि हार्वर्ड गार्टनर ने सिद्धांत दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस का, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर। अगला प्रश्न है कि एक संरचनावादी कक्षा में, यानी फिर से कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम के बारे में बात की जा रही है कि किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। संरचनावादी कक्षा में संकलनात्मक मूल्यांकन जिसे कहते हैं सम्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन, सिंगुलर असेसमेंट बिल्कुल नहीं, और ना ही स्टैंडर्डाइज्ड या यूनिफॉर्म असेसमेंट यानी मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो दोस्तों सही होगा इस दोनों में से एक। यहाँ पे बात हो रही है संरचनावादी कक्षा में किस पर महत्व दिया जाना चाहिए, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए संरचनात्मक मूल्यांकन पर। संरचनावादी कक्षा में संरचनात्मक मूल्यांकन पर हमेशा ध्यान दिया जाना चाहिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को फीडबैक दिया जाता है। हमेशा इसमें बच्चों को फीडबैक दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिस फीडबैक को आप हिंदी में प्रतिपुष्टि कह सकते हैं। हमेशा इसमें बच्चों को फीडबैक दिया जाता है जिससे बच्चे अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। समेटिव असेसमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें कभी भी फीडबैक नहीं दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी उसका सही आंसर था। अगला प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद यानी प्राइवेट स्पीच क्या कौन सा है। बच्चों में आत्मकेंद्रियता का द्योतक प्राइवेट स्पीच कहलाता है, या फिर बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक प्राइवेट स्पीच होता है, या फिर जटिल कार्य करते समय बच्चे को अपने व्यवहार संचालन में सहायता देता है, या फिर यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्ची है वो अगर अपने
कपड़ों को तह लगा रही है, ऐसा आपके सामने क्वेश्चन भी आता होगा तो वो मन ही मन बोलती रहती है कि मैं पहले कपड़े को तह लगा ले रही हूँ, फिर मैं ये काम करूँगी, फिर मैं होमवर्क करूँगी। या फिर ऐसे कई बच्चे होते हैं जो सोचते रहते हैं पहले मैं होमवर्क कर लेती हूँ, फिर मैं टीवी देखूँगी, फिर मैं अपने दोस्त के साथ खेलने जाऊँगी, ऐसा कुछ। इसे कहा जाता है निजी संवाद और इसका प्रयोग किया जाता है जटिल कार्य करते समय बच्चे उसको अपने व्यवहार संचालन में इसकी सहायता लेते हैं। अगला प्रश्न है, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है, तो यह क्या दर्शाता है? यह हमेशा क्या दर्शाता है? जेंडर स्टीरियोटाइप यानी जेंडर रूढ़िवादिता। इसमें हमेशा दिखाया जाता है कि लड़की है तो गुलाबी कपड़े पसंद होंगे, इसे गुड़ियों से खेलना पसंद होगा, लड़कों को नीले कपड़े पसंद होंगे, कारों से खेलना पसंद होगा। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को दिखाता है, जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कथन और कारण यानी रीज़न वाला। एक आपके सामने कथन दिया रहेगा, फिर उसका एक कारण दिया रहेगा। अब आपको देखना है कि क्या कथन सही है, कारण सही है, और कारण जो दिया हुआ है वो कथन का सही कारण है या नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों कथन दिया हुआ है कि शिक्षा असफल हो जाती है कब? जब बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करे। ये कथन बिल्कुल सही है। अगर हम बच्चे को बोले कि तुम्हें जो मैं पढ़ा रही हूँ तुम बस उसे रट्टा मारो और मैं पूछूं तो मुझे वापस उसे सुना दो, तो इस समय क्या होता है? शिक्षा असफल हो जाती है। कथन बिल्कुल सही है, कथन सही है। अब देखते हैं कारण। कारण है जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है। ये बिल्कुल भी अर्थपूर्ण द्योतक नहीं है। यानी जानकारी अगर किसी बच्चे को कुछ दे, अगर बच्चा उस पर कुछ सोचे ना, उसके बारे में कुछ करे ना, कुछ रिसर्च ना करे, कुछ पता ना लगाए, तो बस इसका पुनः उत्पादन सीखने के लिए अर्थपूर्ण बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी कारण जो है वो गलत है। तो हमें ऑप्शन ढूंढना है कि किस में लिखा है कि कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन 3 में लिखा है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। यानी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या रोल होता है टीचर का और स्टूडेंट्स का। कक्षा में शिक्षक और वह विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, यानी दोनों पैसिव होते हैं, बिल्कुल नहीं। छात्र क्रियाशील है परंतु अध्यापक निष्क्रिय है, यानी छात्र एक्टिव है बट टीचर पैसिव है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि और टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट्स भी एक्टिव हैं। अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय हैं, ये भी सही नहीं है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। यानी एक ऐसी कक्षा है जिसमें बहुत सारे अलग अलग जातियों के विद्यार्थी हैं, अधिगमकर्ता हैं, तो उनके लिए एक समावेशी कक्षा तैयार करने के लिए, एक समावेशी वातावरण तैयार करने के लिए, जिसे कहते हैं इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, वो तैयार करने के लिए शिक्षिका क्या करेगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको ढूंढना है। पहला ऑप्शन है अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। यानी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना जो क्या करेंगे, शैक्षिक अनुभव को सीमित करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या सही है क्वेश्चन नंबर 16 का, ये बिल्कुल सही है। अब अगला पॉइंट है कक्षा में बच्चों के अनुभवों की विविधता को सम्मिलित करना, ये भी सही है। हमेशा बच्चों के जो अनुभव रहेंगे उसे शामिल करना चाहिए ताकि उनसे बाकी बच्चे सीख सकें। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देना, या फिर छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं की मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले। ये गलत है दोस्तों, में कभी भी बच्चों को नहीं कहना है कि जो पाठ्यक्रम है, जो मानकीय पाठ्यक्रम है यानी जो फिक्स्ड पाठ्यक्रम है,
तुम खुद को उसके अनुकूल बना लो। तुम अलग जाति से हो, खुद की जाति की बातों को छोड़ो, अपनी सारी बातों को छोड़ो, तुम जो पाठ्यक्रम है उसके अनुकूल बन जाओ। यानी ऑप्शन 4 गलत है। यानी जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 होगा वो ऑप्शन गलत होगा। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब 1 में और 4 में ये दोनों ऑप्शन है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 सही है कि नहीं। तो हम देखे थे ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि रमनीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्र है, यानी एक ऐसा छात्र है जो देख नहीं सकता। तो एक समावेशित कक्षा यानी इंक्लूसिव क्लासरूम में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। अगर बच्चा ठीक से नहीं देख सकता तो क्या उसे विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देकर पढ़ाना चाहिए। अगर बच्चा देख नहीं सकता तो इसकी क्या आवश्यकता। मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करवाकर, बच्चा देख नहीं सकता तो मुद्रित पुस्तकें कैसे पढ़ेगा। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पर्शिकी संसाधनों का प्रावधान करके, हमें हमेशा ऐसे संसाधन का प्रावधान करना चाहिए जिसे क्या कर सके बच्चे, जिसे बच्चे छूकर समझ सके, दृष्टिबाधित बच्चे। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट प्रदान करके, बिल्कुल नहीं, उसमें तो बच्चे को और कुछ नहीं दिखाई देगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रीना कक्षा में दी गई किसी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है। यह निम्न में से किसका प्रतीक होता है। यह मेंटल क्षति का बिल्कुल प्रतीक नहीं होता। यह बिल्कुल नहीं दिखाता कि वह बोधगम्यता यानी कम परिज्ञानता है उसके अंदर। अगर वो अलग अलग तरकीब सोच रही होगी, इसका मतलब है कि वो बहुत कुछ सोच रही होगी, और बहुत सोचना इसको क्या कहते हैं, मैं कल भी आपको बताई थी। थिंकिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, कोई समस्या हो उसके बारे में बस एक ही तरकीब पे अटके रहना। और एक होता है जो सबसे बेस्ट होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरकीब सोची जाती है। किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी तरकीब सोची जाती है, तो इसे कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है। बी के और डी अक्षरों में उसे अक्सर क्या होता है, वो भ्रमित हो जाता है। तो यह किसके प्राथमिक लक्षण है, तो ये पठन वैफल्यता जिसे कहते हैं डिसलेक्सिया, इसके लक्षण है। इसमें बच्चे अक्सर शब्दों को उल्टा देखते हैं, अंकों को उल्टा देखते हैं, या फिर कोई लेटर हो उसे उल्टा देखते हैं। जैसे यहाँ पे 6-1 लिखा हुआ है तो उसे पहले 1 दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है। बी लिखा है तो वो जैसे इसका मिरर इमेज बनेगा ऐसे डी दिख रहा है, तो इसे कहते हैं पठन वैफल्यता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक समावेशी कक्षा यानी एक इंक्लूसिव क्लासरूम में विशेष बच्चे को किस प्रकार सहायता मिल सकती है। यानी वैसे बच्चे जो और उससे अलग है उसे किस प्रकार की सहायता मिल सकती है। क्या उसे व्यक्ति लक्ष्यों का निर्धारण करके सहायता मिल सकती है, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति द्वारा, सहयोगात्मक अधिगम द्वारा, या फिर मानकीकृत निर्देश द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, हमें कभी भी मानकीकृत निर्देश नहीं देना सभी बच्चों को, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग हैं। कुछ बच्चे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे विशेष हैं, कुछ बच्चे सामान्य होंगे, तो एक जैसा निर्देश देके हम बिल्कुल भी सहायता नहीं कर सकते। यानी ऑप्शन 4 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही नहीं होगा। यानी सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 की एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। यानी एक कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। बच्चे निष्क्रिय प्राणी बिल्कुल नहीं होते, बच्चे दुष्ट जीव भी नहीं होते जिन्हें सभी बनाना होता है, और ना ही वो अपने पर्यावरण को समझने के लिए, क्या वो छोटे वयस्कों के रूप में होते हैं या फिर अपने पर्यावरण को समझने के लिए उत्सुक होते हैं। उसे किस प्रकार समझा जाता है, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा, उसे अपने पर्यावरण को समझने के लिए उत्सुकता के लिए, यानी वो हमेशा अपने पर्यावरण को समझने के लिए उत्सुक होते हैं।
ऐसा समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर था ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर बच्चे असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो इसके लिए कौन सा कथन सबसे सही है। बच्चों की असफलता का गुणारोपण हमेशा उनकी आनुवंशिक दोषों को दिया जाना चाहिए, यानी हमेशा ऐसा कहा जाना चाहिए कि उसके जेनेटिक डिफेक्ट्स के कारण बच्चे असफल हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना है, बिल्कुल सही। लेकिन बाकी और ऑप्शन भी देख लेते हैं। वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए, अपने बच्चों को शिक्षा में रुचि नहीं रख वो बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं, ये भी सही नहीं है। यहाँ पे बालक नहीं, यहाँ पे अभिभावक होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्तों पेरेंट्स, यानी वो अभिभावक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं उनको अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रहती है, ऐसा भी नहीं होता है। या फिर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चे अकादमिक असफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, ये भी सही नहीं है। यानी सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कि क्या होता है, व्यवस्था द्वारा बच्चों की जो ज़रूरत होती है, जो व्यक्तिगत ज़रूरत होती है, उसको अनदेखा किया जाता है, जिसके कारण बच्चे असफल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। विधन और अभ्यास द्वारा, यानी ड्रिल और प्रैक्टिस द्वारा कभी भी अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, कंपटीशन को बढ़ावा देकर भी ये कार्य नहीं किया जा सकता है। विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध स्थापित करना सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं कि अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों पर पुरस्कार देकर। इसके बार बार बच्चों को पुरस्कार देने से दोस्तों ये होता है कि बच्चे के अंदर जो भी प्रेरणा रहती है, बच्चे अंदर से जो भी प्रेरित रहते हैं वो ख़त्म हो जाती है। वो बस पुरस्कार के लिए ही पढ़ना, अधिगम करना शुरू करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सबसे सही आंसर है। हमेशा क्या करना चाहिए, कैसे बढ़ावा देना चाहिए, जो भी विषय वस्तु हो उससे विद्यार्थियों के जीवन से संबंध स्थापित करके। अगला प्रश्न है कि अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित से संप्रत्यों के साथ संबंध बनाती है, यानी वो पढ़ा रही है विज्ञान लेकिन संबंध बना रही है गणित के संप्रत्यों के साथ। तो इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र क्या होगा, अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल इससे ये होगा कि अधिगम का स्थानांतरण होगा और विषयों के बीच जो अंतः विषयात्मक अधिगम जो होता है उसे बढ़ावा देगा। यानी विज्ञान पढ़ते हुए बच्चों के अंदर गणित की भी कुछ बातें आएगी, यानी ये दोनों चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अगला ऑप्शन देखते हैं कि ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न होगी। इससे कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगी, ना ही इससे अधिगम के रुकावट उत्पन्न करेगा, क्योंकि यह छात्रों को बोझ बढ़ाएगा। इससे छात्रों का बोझ भी बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और ना ही छात्रों के बीच भ्रांतियाँ बढ़ेगी। यानी इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि ये जानकारियाँ किस स्मृति में संगठित होती हैं। बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, यानी यहाँ पे कुछ स्मृति, कुछ मेमोरी दिए हुए हैं, तो वो कहाँ पे संगठित होती हैं ये आपको बताना है। कुछ समय के लिए, जाते समय के लिए, कार्य करने वाले, या फिर सेंसरी यानी संवेदिक। तो बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, धुले कपड़ों को तह लगाना, या फिर 7 वर्ष की उम्र में पेड़ पर चढ़ना। दोस्तों ये सब जो होते हैं ये दीर्घ अवधि मेमोरी होते हैं, यानी ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी होते हैं। ये सब बहुत दिन तक याद रहने वाले मेमोरी रहते हैं। अगर आप बाइक सवारी करना सीख गए तो ऐसा नहीं होता कि आज सीखे हैं 1 साल बाद अगर आप भूल जाएं इस मेमोरी को, ऐसा नहीं होता। ये सब दीर्घ अवधि स्मृति होते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है कि यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई बच्चा
त्रुटि कर रहा है, गलती कर रहा है, तो इसे हमें उसको ग्रेड नहीं देना चाहिए, उसका पद नहीं निर्धारित करना चाहिए कि ये क्लास में फर्स्ट, ये सबसे फर्स्ट है या फिर ये सबसे लास्ट है, ऐसा कुछ। शिक्षक को छात्रों की अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है। शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि की समझ सार्थक है क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है, या फिर बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो दोस्तों, जैसा मैं सबसे पहले आपको बताई हूँ कि क्या होता है, ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। ये इसका सही आंसर नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा था नहीं वाला, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सबसे सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस प्रकार की प्रेरणा उस गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक व संतोषजनक है। आंतरिक अभिप्रेरणा, गुण विषयक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा और स्थिति विषयक अभिप्रेरणा। तो दोस्तों, आंतरिक प्रेरणा जो है वो हमेशा अपने आप में आनंददायक होती है और संतोषजनक होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं होती है। क्या अपेक्षाएं होती है एक शिक्षिका की? उनके अधिगम पर शिक्षिका की जो अपेक्षाएं होती है उससे क्या होता है, क्या उससे बच्चों के अधिगम पर प्रभाव डालती है उसकी अपेक्षाएं शिक्षिका की। यानी अगर कोई टीचर कह रहा है कि मुझे तुमसे उम्मीद है कि तुम बहुत अच्छा करोगे, ऐसा कुछ बच्चों को कहा जाए कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुम टीचर बनोगे, तो उससे क्या होता है, क्या उससे बच्चे के अधिगम पर प्रभाव पड़ता है, प्रभाव डालती है शिक्षक की अपेक्षाएं, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम से इसका कोई संबंध नहीं होता है, या फिर विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कि उनके अधिगम पर क्या होता है, महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है। तो बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है? चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम जिसे कहते हैं, यानी ऐसा क्लासरूम जिसमें केंद्र में कौन हो, बालक हो, और हमेशा क्या करना चाहिए, हमेशा क्लासरूम को चाइल्ड सेंटर्ड ही रखना चाहिए। तो इसमें कैसे सृजन किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करके उन्हें निष्क्रिय रखकर हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, हमेशा एक्टिव रखना चाहिए, सक्रिय रखना चाहिए, पैसिव नहीं रखना चाहिए, नहीं डिस्करेज करना चाहिए, बारंबार परीक्षा लेना और शिक्षार्थियों को बीच बीच में भय की अवस्था दिखाना। दोस्तों, कभी भी बच्चों के अंदर क्या करना चाहिए, भय यानी फियर नहीं दिखाना चाहिए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके कंपटीशन बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। बच्चों के अंदर प्रतिस्पर्धा कभी भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रमोट नहीं करना चाहिए कंपटीशन को। यानी सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में हमेशा समय समय पर प्रतिपुष्टि दिया जाना चाहिए, और फॉर्मेटिव असेसमेंट में जैसा मैं आपको बताई थी इसी प्रकार से बार बार प्रतिपुष्टि फीडबैक दिया जाता रहता है ताकि बच्चे अच्छा कर सकें। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करता है? विद्यालय की पाठ्यचर्या में वस्तु विषय में कटौती हो, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि हो, रटंत अधिगम को महत्व दिया जाना चाहिए, बिल्कुल रटंत अधिगम को, रूट लर्निंग को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व दिया जाना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 3 अगर गलत है तो जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 है वो हम हटा देंगे। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, तो देखते हैं इसमें से सही आंसर क्या है। पहला भी सही है, पाठ्यचर्या में विषय वस्तु में कटौती भी होनी चाहिए, विद्यालय की पाठ्यचर्या में लचीलापन भी आना चाहिए, और विवेचनात्मक चिंतन को भी महत्व दिया जाना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों, ये थे 30 क्वेश्चंस आज के।
कल फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही। आज तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही आप सबके लिए मैं वीडियो लाती रहूँगी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। शिक्षा सिंधु को देखने के लिए एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही जम के सीटेट 2022 की तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।